साहित्यिक पत्रिका परिमल के आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक परिचर्चा जिसका विषय है हिंदी साहित्य में महिला लेखिकाओं का योगदान। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर तरसेम गुजराल, डॉक्टर अजय शर्मा व डॉक्टर नीलम जुल्का। आज हम लोग हिंदी लेखिकाओं का साहित्य में योगदान के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर तरसेम गुजराल, जो साहित्य शिरोमणि साहित्यकार हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ हैं डॉक्टर नीलम जुल्का, जो एक बड़े ही महत्वपूर्ण कॉलेज से विभागाध्यक्ष रिटायर हुई हैं और पत्रिका का संपादन भी करती रही हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं स्टूडियो में। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, तो डॉक्टर नीलम जुल्का से ही बात करना चाहूँगा कि मैडम आप हमारे दर्शक पाठकों को ये बताइए, सुनने वालों को, श्रोताओं को, जी, महिलाओं का योगदान साहित्य में कैसे है, किस तरह है और किस तरह होगा। ठीक है। देखिए, महिला साहित्यकार आजकल अपनी लेखनी से समाज के परिदृश्य को या जीवन की परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रही हैं, और वो नवीन मूल्य चेतना से, जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में आजकल जैसे पुरुष और स्त्री में समानता को लेकर के बहुत चर्चा है, और ये समान अधिकार भी मानवीय धरातल पर उसको मिल भी रहे हैं। तो उसको लेकर के वो नवीन मूल्य चेतना के साथ अपने सृजन के साथ जुड़ रही है, और वो न केवल अपने अधिकारों की बात कर रही है, बल्कि साहित्यिक स्तर पर भी नवीन प्रयोगों के माध्यम से, नवीन शैलियों के माध्यम से एक साहित्य में नवीनता का संचार भी कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने बात की, हम आजकल स्त्री के लेकर एक आधी दुनिया की बात भी हो रही है, क्योंकि साहित्य में योगदान जो महिला का है वो अपनी तरह का अनूठा योगदान है। तो डॉक्टर तरसेम से मैं बात करना चाहूँगा, आप ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि जो महिला लेखिकाएं हैं उनका उपन्यास में, कहानी में और कविता में क्या विशिष्ट स्थान रहा है। अजय जी, दरअसल स्थिति ये है कि जिस तरह से महिला अपने पक्ष को अनुभव कर सकती है जी, और उसके पास उसकी लेखनी में दम है जी, तो वो कुछ ऐसे कोने चित्रित कर सकती है जी, जो पुरुष होने के नाते चित्रित नहीं कर पाता। ठीक है जी। तो इसलिए उसमें मार्मिकता और कोमलता और द्वंद्व जो सामाजिक अवधारणाओं से उसे मिलते हैं, उसकी स्पष्ट बयानबाजी उसमें होती है जी। तो इससे उसकी कलम को ताकत मिलती है और एक नया परिदृश्य खुलता है हमारे सामने कि स्त्री भी समाज का एक बड़ा अंग है। इसके दायित्व, कर्तव्य तो हैं ही, लेकिन इसकी भूमिका भी है। इसके बिना ये समाज चल नहीं सकता। बिल्कुल। हम अपने भविष्य को निर्मित नहीं कर सकते जब तक स्त्री का योगदान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इतिहास का जे.एस. मिल ने कहा है कि अगर आपने किसी देश का इतिहास देखना हो तो उस देश की महिला की स्थिति को देखिए। तो जब हम भारत में महिला की स्थिति को देखेंगे तब तक हम महिला के मूल्यांकन को कर नहीं पाएंगे, साहित्य में भी और अन्य शोबों में भी। बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, ये बहुत पहले से शुरू हुआ जी। ताराबाई शिंदे भारत की पहली स्त्रीवादी लेखिका है जी, और 1882 में उन्होंने स्त्री पुरुष किताब प्रकाशित करवाई थी जी। और उसमें फिर उसने ये लिखा था कि लेखिका जो प्रतिव्रत धर्म की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी कि प्रतिव्रत धर्म जो है स्त्री के लिए बाधक हो रहा है जी। और 1905 में बंग महिला ने, देखो, उन्होंने ये कहा कि स्त्री की जीवन यात्रा रसोई घर से शुरू होकर शयन कक्ष तक समापित हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये महिला जीवन की जो उस समय की त्रासदी है, अब तो महिला के जीवन के काफी पक्ष खुल गए हैं, और महिला पढ़ लिख गई है, अनेक दिशाओं में, अनेक दिशाओं में राज्य भी कर रही है। बिल्कुल। राजनीति में है, शास्त्र में है, साइंस में है, बिल्कुल, डॉक्टरी में है, सब जगह उनका योगदान है जी। लेकिन उस समय ये सब बंद था जी, और प्रतिबंध बहुत थे महिलाओं पर, उनके निकलने की संभावना कम थी। बिल्कुल। तो तब की ये बात है जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपने महिला के बहुआयामी पक्षों के बारे में बात की। आपने महिला को जो शुरू से लेकर अब तक उनकी जो एक एवोल्यूशन होती है उसकी बात उन्होंने की। तो मैं डॉक्टर नीलम जुल्का से गुजारिश करूंगा कि आप इन महिलाओं के, जो महिलाएं अब दरवाजे से बाहर आ गई हैं जी,
कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू हो गई हैं पुरुष के साथ, तो वो किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं आंकी जाती हैं। तो आप कुछ ऐसी साहित्यिक जो महिलाएं हैं उनके बारे में हमें बताइए जिन्होंने अपनी कविता में या अपनी कहानी में या अपने उपन्यास में इस तरह के नए आयाम गढ़े हों। हाँ जी, अभी जैसे हम पहले से आदिकाल से देख रहे हैं कि महिला साहित्य लेखन हमें दिखाई देता है, तो सुधारवादी चिंतन भी हमें दिखाई देता है जिससे समाज का सुधार किया। जैसे सावित्री फुले जी हैं, उन्होंने भी समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की, बड़ा काम किया, स्त्री शिक्षा के लिए। और शिक्षा ही मुझे लगता है हमारे पैरों का सबसे बड़ा धरातल है जिसके द्वारा हम नई चेतना प्राप्त करते हैं और अपने जीवन और अधिकारों के प्रति हम सचेत होते हैं। अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो हिंदी साहित्य को जैसे हम प्रारंभ में आदिकाल है, भक्ति काल है या आधुनिक काल है, तो आदिकाल में तो इतना हमें महिला साहित्यकारों का ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि वो समय की परिस्थितियां ऐसी थी। लेकिन अगर हम भक्ति काल में देखें तो मीराबाई का नाम, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं हम कि तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध जाकर के एक क्रांतिकारी कदम उठाया और सामंतवाद को चुनौती दी। और एक तरह से मैं सोचती हूँ कि नारी विमर्श का प्रारंभ भी हम वहाँ से मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने, हाँ जी, एक नई दिशा देने की कोशिश की थी। और उनके जो पद हैं वो राजस्थान में या सामान्य लोगों के द्वारा इतने गाए गए कि वो एक तरह से अमर ही हो गए हैं, सबको याद हो गए, कंठस्थ हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब मुख्य कवित्रियों का या उपन्यासकारों का या लेखिकाओं का ही नाम मैं लूंगी। आधुनिक काल में अगर आते हैं तो हम देखते हैं कि छायावादी काल में महादेवी वर्मा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। हाँ, उनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और छायावादी युग में उन्होंने बहुत सारी काव्य संग्रह भी दिए और काव्य संग्रह के माध्यम से जहाँ प्रकृति चित्रण है, रहस्यवादी कविता का भी चिंतन हमारे सामने आता है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने गद्यात्मक साहित्य में जैसे श्रृंखला की कड़ियों में उन्होंने नारी संघर्ष को एक नया रूप देने की कोशिश की और उसमें नारी के अधिकारों और नारी की मुक्ति पर एक विशेष रूप से बल दिया। तो वहाँ पर भी नारी के जीवन के साथ जुड़ी एक नई चेतना महादेवी के काव्य में हमें दिखाई दे जाती है। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान हैं या उसके बाद का कैसा होगा, हाँ जी, और उनके काव्य में भी हम देखते हैं कि वात्सल्य का भाव भी दिखाई देता है और वीर रस भी दिखाई देता है ना। तो उसमें एक नई तरह से हमें उनके काव्य में दिखाई देता है, मानसिक मतलब अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इसके बाद साठोत्तरी या 60 तक आते आते जो नई उपन्यासकार हैं या महिला रचनाकार हैं उनके हमें अभिव्यक्ति के नए आयाम दिखाई देते हैं, जिसमें अमृता प्रीतम है, चित्रा मुद्गल, शोभा डे, मृणाल पांडे, निर्मला देश पांडे, मैत्री पुष्पा, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोवती, कृष्णा अग्निहोत्री, मनु भंडारी और ममता कालिया, मेहरुनिसा परवेज, लता अग्रवाल, डॉक्टर कामिनी, मीनाक्षी स्वामी, प्रभा खेतान, राजी सेठ, गीताश्री आदि ने भी अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का पूरा प्रयास किया। और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। आपने बहुत अच्छा बताया। आपने आदिकाल से लेकर भक्ति काल से लेकर जो छायावादी कविता रही उसके बारे में बहुत अच्छा हमारे श्रोताओं को बताया। और आपने ये भी बताया कि अगर नारी शिक्षित नहीं होती है तो तब तक नारी का उत्थान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं अब डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ कि इन्होंने नारी के उत्थान की बात की शिक्षा के माध्यम से। जी, आप हमें फिर वही बात बताइए कि जो महिलाएं लेखिका थी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे क्रांति लाने की कोशिश की। जैसे इन्होंने बात की सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो खूब लड़ई मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये वीर रस की कविता है और जिसने हमारी आज़ादी में प्राण फूंक दिए। मतलब ये घर घर में गाए जाने वाली कविता। इस तरह से जो मतलब क्रांति जो आई हमारे साहित्य में, उसके बारे में थोड़ा हमें हमारे श्रोताओं को बताइए। अजय जी, ये जो नारी चिंतन है जी, इसके संबंध का इसका आधार है स्त्री विमर्श जी। तो मैं स्त्री विमर्श के बारे में थोड़ा सा खुलासा करता हूँ पहले आपसे। ठीक है। इसके बाद शुरू से ये समझता आया कि मनुष्य के अस्तित्व की सार्थकता प्राकृतिक साधनों से इसके सृजनात्मक संवाद में है।
इसलिए काम के मूलाधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, परंतु काम करते हुए जो अहमवादी, ठिंगना, लालची, भोक्तावाद उभरता है, दूसरों पर हावी हो जाने का भाव होता है, इसके विभाजन के भी उपाय होने चाहिए। परिवार, प्रेम, यौनिकता और नैतिकता की नई परिभाषाएं करते हुए इसके निराकरण के उपाय सुझाए गए। वर्ग, नस्ल, वर्ण की दीवारें औरतों ने खड़ी की नहीं की। रोहिणी अग्रवाल जो कि पंजाब से प्रसिद्ध आलोचक भी हैं और चिंतक भी हैं, बिल्कुल बड़े चिंतक भी हैं, उन्होंने ये कहा कि स्त्री विमर्श पुरुष को गरिया कर स्त्री की हीन और करुणात्मक स्थिति को मजबूत करने का मंच नहीं है। ये पितृसत्ता द्वारा पोषित पूर्वाग्रहों और माइंडसेट को झकझोर कर जेंडर न्यूट्रल समाज की संरचना का स्वप्न है, जो स्टीरियोटाइप को तोड़े बिना संभव नहीं है। अच्छा जी। तो ये स्टीरियोटाइप को तोड़ने की जो परिभाषा है, ये इनके उपन्यासों में हमें जगह जगह, आप उनकी कृष्ण सूक्त की मित्रों मर जाने, ये लड़की कहानी लें जी, जिसमें माँ और बेटी का संवाद है, बिल्कुल राजी सेठ की कहानियां लें जी, ये मैत्री पुष्पा के उपन्यास लें जी, और रोहिणी अग्रवाल, इन सबको एक धरातल पर आप देखें जी, इन सब का जो स्वर है जी, वो ये है कि स्त्री क्या कैसे सोच रही है, अपनी जो प्रतिकूलताएं उसके जीवन में आ रही हैं, अच्छा उसको एक इकाई के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है जी, एक मानव के रूप में समझा ही नहीं जा रहा जी। इस द्वंद्व को प्रकट करते हुए उन्होंने उपन्यासों और कहानियों की रचना की है जी। और कविताओं में भी ये स्वर काफ़ी अच्छे से है। कात्यायनी की कविताएं हॉकी खेलती हैं लड़कियां जी, उसमें तब तक लड़कियों का क्रीड़ा में आना इतना आसान नहीं था, तो उस कविता में उन्होंने हॉकी खेलती लड़कियों का वो उल्लास दिखाया है जी, कि वो एक कमाल की रचना बन गई है, हॉकी खेलती लड़कियां कविता। तो इस तरह से राजी सेठ की कविताओं का आप देखिए, उनकी कहानियों को देखिए, कृष्णा सोपती को देखें, मृदुला गर्ग को, इन सब ने स्त्री चेतना को लेकर प्रबल दावेदारी प्रस्तुत की है और अपने साहित्य को पुरुषों के साहित्य के समकक्ष लाकर खड़ा किया। बहुत अच्छी बात कही आपने, और विश्व में अपना नाम बनाया जी जी बिल्कुल। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की। चलिए डॉक्टर नीलम जी, मुझे ये लगता है कि हमारा जो पंजाब स्टेट है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास है जी, तो हम लोगों ने बॉर्डर की त्रासदियों को देखा जी, तो हमने बॉर्डर की जितनी भी वो सारा कुछ संताप अपने कहते हैं शरीर पर झेला है हाँ जी। तो उस तस्वीर को, उस जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को हमारे पंजाब के लेखकों ने किस तरह से अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है, इस पर थोड़ा हमें हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ जी, पंजाब की जो लेखिकाएं हैं उनमें मैं कहती हूँ कि अगर ये जो विभाजन की त्रासदी है या उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है, तो उसमें अमृता प्रीतम जी का नाम आता है। और उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट है या उनके काव्य संग्रह, उन्होंने मतलब काफ़ी साहित्यिक रचनाएं हमारे सामने रखी हैं, जिसमें उनके उपन्यास भी हैं, कहानी संग्रह भी हैं और कविताएं भी हैं। तो उनका एक उपन्यास है पिंजर जी, उस पर पिंजर हाँ जी, पिंजर जी, पिंजर में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। इस उपन्यास की नायिका पारो जी, पारो ने इस विभाजन के दर्द को झेला है जी, कैसे उनकी मुस्लिम युवक के प्रति आकर्षण होता है या मुस्लिम युवक उसको अवगाह करके ले जाते हैं और उसके बाद उसको अपने ही घर में जगह नहीं मिलती जी। और इसी तथ्य पर प्रकाश डालने के लिए लेखिका कहती हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी इस विभाजन की त्रासदी को कैसे झेलती रही हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो स्पेशली महिलाएं, उनका स्वरूप हमारे सामने आता है। पुरुषों ने भी झेला, महिलाओं ने भी झेला, लेकिन महिलाओं के साथ ज्यादा दुर्गति भी हुई, उनका मतलब तिरस्कार करने की कोशिश किया, यौन शोषण हुआ। तो इस तरह की त्रासदी को उन्होंने कैसे झेला, इसका मतलब सजीव चित्रण उन्होंने किया है हाँ जी। और इस तरह से हम इसकी त्रासदी को अमृता प्रीतम के इस उपन्यास में देखी जा सकती। बिल्कुल, आपने जिक्र किया अमृता प्रीतम का, तो मैं बताता चलूं, उनकी एक कविता है आजाखा वारिस शाह के विभाजन की त्रासदी को बड़ी तरह से है ना उजागर करती है। हाँ जी, हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इससे आगे, अब विभाजन हो गया, विभाजन के बाद जो जिस तरह से हमारा जो साहित्य है आगे बढ़ा,
उसकी परतें आगे थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई तो महिला कहाँ पर आकर रुकती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू हुई थी? पहले मैं ये बता दूं आपको कि विभाजन जो है वो हमारे देश का सबसे विडंबनापूर्ण अध्याय है। बिल्कुल, इतिहास का एक ऐसा जख्म है जो आज तक हरा है। बिल्कुल। तो ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ इस तरह से जो भारत में हुआ। 10 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए और 70,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। और इसकी पीड़ा बहुत जबरदस्त, झूठा से उपन्यास में इसकी पीड़ा को उन्होंने यशपाल ने बहुत मार्मिक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया है, सिक्का बदल गया, उसमें ये पीड़ा ध्वनित होती है। बिल्कुल। और राजी सेठ की कहानी है मुलाकात। हाँ जी, उस कहानी में भी यही दर्द है। और उस पुरुष की जो सब कुछ लुट-पुट के आ गया, उसका सब कुछ छिन गया और यहाँ कर उसके थोड़ी सी सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। लेकिन वो स्वाभिमान चाहता है, वो चाहता है कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें मैं पैरों पर खड़ा हो सकूं, मुझे अपना परिवार लेकर आगे जाना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पीड़ा है। दूसरा आपने ये प्रश्न किया कि आपके दूसरे अंश ये था कि आगे क्या जी। आगे देखिए कि जो 60 के बाद जो स्थितियाँ बदली हैं भारत में जी, वो स्त्री सुविधा के लिए लगे 20वीं सदी के अंतिम दशक तक स्त्री शिक्षा का अर्थ ये था कि अधिक से अधिक ज़रूरत होने पर बीएड की डिग्री का लाभ उठाती थी जी, और पास के किसी स्कूल में अध्यापिका होने का स्वप्न देखती थी जी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि स्त्री ने बड़ा परिवर्तन आया स्त्री में। उसने विभिन्न विधाओं में जो जहाँ बैरिकेड्स थे उनके सबको तोड़ा और वो जो वैज्ञानिक बनी, डॉक्टर बनी, टीचर बनी, बैंकों में गई, प्रिंसिपल बनी और यहाँ तक सेना में आई जी। और उन्होंने ऐसे ऐसे जोखिम उठाने वाले काम किए जो अन्य नहीं कर सकते। और आज भी देखिए लड़कियाँ बड़े बड़े काम कर रही हैं और पुरुषों लड़कों से भी आगे निकल रही हैं, अनेक स्पर्धाओं में आगे निकल रही हैं, क्रीड़ा में आगे निकल रही हैं और अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। बिल्कुल। और ये जो पहले ये था कि यूपी के लड़के जो शोधों का एक झुंड होता था, लड़कियों पर फब्ती किया करते थे। और फिर आज ये परिवर्तन ये आया कि बेंगलोर में बैठकर एक लड़की ने ऐसा मोबाइल सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे पता चल जाता है कि किन किन शोधों के कहाँ हरकतें कर रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन है। लड़की अपने पर अत्याचार नहीं सह रही और वो सामने आ रही है और उसका प्रतिरोध दे रही है। तो ये बड़ा परिवर्तन समाज में आया और ये स्त्री की चेतना के कारण। बिल्कुल, आपने स्त्री की चेतना की बात की, परिवर्तन सामने आया। आपने बीएड की बात की। बीएड से पहले एक बेसिक कोर्स होता है जिसको करके लेडीज टीचर लग जाती थी। जी जी जी। तो ये ग्रोथ है। हाँ जी। तो चलिए मैं आपसे फिर साहित्यिक बात, पंजाब में इस वक्त कौन सी लेखिका हैं जो सक्रिय हैं, जो काम कर रही हैं, कहानी पर भी, कविता पर भी और उपन्यास पर भी, या किसी और विधा में भी, उनके बारे में आप जरा हमारे श्रोताओं को बताइए। पंजाब में देखिए अभी भी बहुत सक्रिय हैं जो कहानीकार हैं या उपन्यासकार हैं या हम कहें कि साहित्यकार हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब की ये विषम परिस्थितियां, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहते हैं और इसके कारण कई बार गलत स्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो कुछ परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जो अच्छी लेखिकाएं हैं वो यहाँ से पंजाब से पलायन कर जाती हैं, वो दूसरी जगह जाकर के मतलब रहना शुरू कर देती हैं। जैसे राजी सेठ हैं या कृष्णा सोबती भी यहाँ से चली गई थी। तो लेकिन मैं इतना देख रही हूँ कि चाहे पंजाब हो या भारत हो, उसके परिप्रेक्ष्य में जो आज की नारी है वो, जैसे इन्होंने अभी कहा नारी विमर्श की बात है, तो नारी विमर्श को लेकर बहुत ही ज़्यादा सचेत है और वो समाज को एक अपनी होंद का, अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का स्वरूप सामने रखने में सफल हुई है। जैसे हम देखते हैं प्रभा खेतान है। प्रभा खेतान एक वैसे तो व्यवसायी नारी है, लेकिन एक वो साहित्यकारा भी हैं। उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां या उपन्यास इत्यादि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। लेकिन उन्होंने स्त्री विमर्श को सामने रखते हुए स्त्री अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए किस तरह से सचेत और संघर्ष करे और उसको प्राप्त करे, उसके लिए एक नई दिशा उन्होंने देने की कोशिश की है। और उनके साहित्य में स्त्री जीवन के संघर्ष के साथ साथ स्त्रियों की जो इच्छाएं हैं या उसकी जो मनोकामनाएं हैं या उसकी पीड़ाएं हैं, छटपटाहट है या स्त्री की मानसिकता का हम देखते हैं कि जीवंत उसमें वर्णन हुआ है। तो उनके काव्य में एक तरह से क्रांतिकारी
चेतना हमें दिखाई देती है कि स्त्री को अपने अधिकारों और अपने जीवन के प्रति किस तरह से सजग भी होना चाहिए। और क्योंकि आज हम समाज में देखते हैं कि लिंग भेद के आधार पर कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठता है, ना ही हम वैसे तो पितृसत्तात्मक संरचना है हमारे समाज की, लेकिन आज नारी उसके विरुद्ध भी जूझ रही है। और धीरे धीरे जब दोनों एक समान धरातल पर आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी नारी को पूरी तरह से वही अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि पुरुष को है, क्योंकि वो इन्हीं अधिकारों को, समानता को प्राप्त करना चाहती है। और यहीं से ही नारी सशक्तिकरण जो है वो आगे साहित्य में बढ़ता भी है और अभिव्यक्त भी होता है। तो प्रभा खेतान के साहित्य में भी हम इस तरह से नारी चेतना को देखते हैं। लेकिन प्रभा खेतान में जो नारी चेतना है वो भावना के सहारे पर जीवन जीने की प्रेरणा हमें नहीं देती, बल्कि वो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने का भी एक रास्ता दिखाती हैं। क्योंकि हम उनकी रचनाओं में देखते हैं कि वो केवल पुरुष विरोधी नहीं है, बल्कि नारी को मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर समानाधिकारों की मांग करने वाला भी वो कहती हैं। इस चीज की भी वो प्रेरणा देती हैं कि अपने समान अधिकार प्राप्त करो, लेकिन पुरुष का विरोध नहीं है, इसमें व्यवस्था है, सत्ता है, पूरा उसमें जब परिवर्तन होगा तो हमें वो अधिकार मिलेंगे। और ये बात वो अपनी आत्मकथा अन्या से अनन्या में भी स्पष्ट रूप से कहती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नारी जो साहित्यकार हैं वो समाज में एक नवीन चेतना को प्रस्तुत भी कर रही हैं और समाज की नारियों को भी एक नई चेतना दे रही हैं और समाज में भी अमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं। तो इससे एक जागृति आ रही है आपने समाज में। नारी के माध्यम से जागृति लाने की बात की, अमूलचूल परिवर्तन की बात की, आपने प्रभा खेतान की बात की। उन्होंने सीमन द विभोर की जो बहुत नारी चेतना की किताब है उसको अनुवाद भी किया था। तरसेम जी, मेरा आपसे सवाल सीधा है कि पंजाब की कौन सी इस वक्त महिलाएं हैं, कौन सी स्त्रियां हैं जो साहित्य लिख रही हैं? तेजी ग्रोवर हैं, राजी सेठ हैं, कुलविंदर हैं, डॉक्टर कुलविंदर, नीलम जुल्का जी हैं, इंदु बाली जी हैं, कमलेश आहूजा, इंदु बाली जी का देहांत हो चुका, गीता डोगरा भी देहांत हो चुका, लेकिन उनका योगदान तो है ना साहित्य में। कमलेश आहूजा हैं, विनोद कालरा जी हैं, अनेक नाम हैं, सीमा जैन है, और सीमा जैन है, जी, कुलविंदर कौर हैं, हाँ उनका नाम मैंने लिया अभी बताया आपको। लेकिन मुझे एक ये थोड़ी सी कमी लग रही है कि चिंतन और संघर्ष के धरातल पर इन्होंने पूरे जो भारत का परिवेश है, भारत का परिदृश्य है, उसमें अपना नाम एक दस्तक देकर अंकित नहीं किया है। ठीक है। तो जिस ताकत से इनको और सामने आना चाहिए था, उस ताकत से इनकी रचनाएं सामने नहीं आई। ठीक है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि पंजाब में प्रकाशक की कमी है, अच्छी पत्रिकाएं नहीं हैं, बहुत कम प्रयत्न हुए हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पाए, ये भी कमियां हैं पंजाब में। लेकिन इन्होंने काम किया है और वो महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, इन्होंने काम किया, काम महत्वपूर्ण है, लेकिन बाहर दस्तक नहीं दे पाए। हाँ, बाहर दस्तक उतनी दे नहीं पाई। अच्छा, आप उतनी चर्चा नहीं हुई बाहर इनके काम की। तो आपने कहा कि पहली जो लेखिकाएं थी, जैसे अमृता प्रीतम थी, राजी सेठ थी, जब बाकी लेखिकाएं थी, उन्होंने बहुत पुरजोर दस्तक दी। तरसेम जी ने कहा कि वो दस्तक, आने वाली जो नई महिला लेखिकाएं हैं वो दस्तक देने में कामयाब नहीं रही। तो इसका कारण, आप इसके बीच जो बिंदु है, बीच का कारण है जो एक दूसरे को जोड़ता है, उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, एक तो यही है, मुझे लगता है कि प्रकाशन के माध्यम से रचनाएं जब पूरे भारत के पटल पर पहुंचेंगी तो उससे जो एक मतलब पंजाब की जो कवित्रियां हैं जो एक मुख्य धारा में नहीं आ पा रही हैं या उनका नाम नहीं आ पा रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको भी एक अच्छा अवसर मिलेगा और वो भी प्रकाश में आएंगी। और दूसरा, यहाँ पंजाब की थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसके कारण वो जिसे कह सकते हैं कि अपने सीमित घेरे में थोड़ा घिर जाती हैं। तो उसमें भी, और दूसरा ये है कि मुझे लगता है पंजाब ही नहीं, शायद भारत के सभी लेखिका साहित्यकारों के साथ ये समस्या आती है कि जितनी स्वतंत्रता पुरुष को या पुरुष साहित्यकार को मिली है, उतनी स्वतंत्रता शायद स्त्री साहित्यकार को नहीं मिली है। तो इसलिए वो कई बार अपने ही घेरों में घिर करके पूरी तरह से। आपने बहुत अच्छी बात की। आप भी एक बहुत अच्छी कवित्री हैं,
और मुझे लगता है कि आप बात कर रहे हैं कि प्रकाशक अच्छा नहीं मिला, मुझे लगता है कि हमें आलोचक अच्छा नहीं मिला पंजाब को, जो हमारी महिला स्त्रियों को बाहर तक लेकर जाता। हमें हमारे पंजाब को बहुत ज़रूरत है एक अच्छा आलोचक भी मिले, अच्छा प्रकाशक मिले, ताकि हमारे पंजाब का हिंदी साहित्य जो है पंजाब से बाहर जा सके, दस्तक दे सके। और मैं तरसेम जी से कहूँगा कि इस बारे में कुछ एक शब्द, एक लाइन में बात कहें। देखिए, ये संघर्ष पहले तो रचनात्मक स्तर पर संघर्ष करना होता है जी। आप अपने आप से संघर्ष करते हो कि आपकी पहली रचना से दूसरी रचना और बेहतर हो जी। इसके लिए जो आंतरिक द्वंद्व है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए, आपका अध्ययन बड़ा गहरा होना चाहिए जी। आपको मर्म स्थलों की पहचान होनी चाहिए जी। आपको सामाजिक विडंबनाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए जी। ये सब आप जब प्रकट करेंगे तो ये सब काम संभव होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आप लोग स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं आप दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन बहुत अच्छी तरह से किया आपने भी। साहित्यिक पत्रिका परिमल के आज के इस अंक में आप सुन रहे थे एक परिचर्चा। विषय था हिंदी साहित्य में महिला लेखिकाओं का योगदान। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर तरसेम गुजराल, डॉक्टर अजय शर्मा व डॉक्टर नीलम जुल्का। इसी के साथ परिमल का आज का यह अंक संपन्न होता है। प्रस्तुति सहायक अस्मिता सूद, पेशकश सोहन कुमार।